प्रिय शिष्यों, साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन से संबंधित घटनाओं को आप जानेंगे। प्यारे बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीयता के सजग प्रहरी और एक ओजस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी कविताएं शौर्य, पराक्रम और वीरता से परिपूर्ण हैं। वे युवाओं के रग रग में जोश और उमंग भरने वाली हैं। उनकी कविताएं त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करने वाली हैं। प्रिय शिष्यों, रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में पूंजीपति वर्ग या जो अमीर लोग हैं, या ये कह सकते हैं कि जो गरीबों के शोषक लोग हैं, उनका विरोध हुआ है। और जो गरीब हैं, जो वंचित हैं और जो बेसहारा हैं, उनके साथ वे हमेशा साथ खड़े दिखाई देते हैं। पूंजीपति वर्ग के विरोध से संबंधित उनकी एक कविता आप लोग देखें। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठुठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। श्वान का मतलब होता है कुत्ता। यानी जो उत्तर आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में आज का मनुष्य कुत्तों को पाल करके दूध और वस्त्र देता है, जबकि जो गरीब हैं, वंचित हैं, असहाय लोग हैं, उनके बालक भूखे रह जाते हैं, अकुलाते रह जाते हैं। इस बात को रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में कहा है कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर, जाड़े की रात बिताते हैं। आगे की पंक्तियां हैं। युवती की लज्जा वसन वेच, जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। युवतियों के जो लज्जा रूपी जो वसन है, वसन का मतलब वस्त्र, वह बेच करके ब्याज चुकाए जाते हैं, और जबकि अमीर लोग तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पानी की तरह अपने पैसे को उड़ाते रहते हैं। इन बातों को करते हुए दिनकर जी अपनी कविताओं में न जाने कितनी रचनाओं में इस बात का उद्घाटन करते हैं, और जो पूंजीपति वर्ग है उसका विरोध करते हैं, और जो सर्वहारा वर्ग है उसका वो समर्थन करते हैं। अब उनका संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोग देखें, आपके स्क्रीन के सामने है। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। गांव के विद्यालय से ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने मोकामा घाट स्थित जो रेलवे स्कूल था, उससे इन्होंने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1932 में पटना कॉलेज से बीए किया। इसके पश्चात वे एक स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। 1950 में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1952 में 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। कुछ समय तक ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर भी आसीन रहे। संस्कृति के 4 अध्याय जो इनकी आलोचनात्मक गद्य है, उसके लिए 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 1964 में इन्हें केंद्र सरकार के गृह विभाग का सलाहकार बनाया गया, और 1972 में इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि ज्ञानपीठ से पुरस्कार से सम्मानित कौन सी कृति है दिनकर जी की, तो आप उर्वशी जान लें कि 1972 में उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया, और 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर सदा के लिए अस्त हो गया। अब इनकी जो साहित्यिक गतिविधियां हैं उनके विषय में आप लोग जानें कि रामधारी सिंह दिनकर
छायावादोत्तर काल एवं प्रगतिवादी काव्यों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम और आदि विभिन्न विषयों पर काव्य की रचना की। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक असमानता तथा शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानवतावादी कवि के रूप में इन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। इनकी कृतियों कृतियों के विषय में आप लोग जानें। जो सबसे पहली कृति है रेणुका, दूसरी हुंकार, तीसरी रसवंती, चौथी कुरुक्षेत्र, पांचवी रचना द्वंद्वगीत, उसके बाद सामधेनी, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, चक्रवाल, बापू, नए सुभाषित, आत्मा की आँखें और 16वां सीपी और शंख और 17वां हारे को हरि नाम। और जो इनकी अंतिम रचना है जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है, संस्कृति के 4 अध्याय, ये एक इनका आलोचनात्मक गद्य है। अब काव्यगत विशेषताओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष को 4 बिंदुओं में विभाजित करके इसको समझा जा सकता है। जैसे पहला बिंदु है राष्ट्रीयता का स्वर। राष्ट्रीय चेतना के कवि दिनकर जी राष्ट्रीयता को सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। इनकी कृतियां त्याग, बलिदान और राष्ट्र प्रेम की भावना से परिपूर्ण है। दिनकर जी ने भारत के कण कण को जगाने का प्रयास किया है। इनमें हृदय और बुद्धि का अद्भुत समन्वय था। इसी कारण इनका कवि रूप जितना सजग है, विचारक रूप उतना ही प्रखर है। दूसरा प्रगतिशीलता। दिनकर जी ने अपने समय के प्रगतिशील दृष्टिकोण को अपनाया। इन्होंने उजड़ते खलिहानों, जर्जरकाय कृषकों और शोषितों मजदूरों के मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। दिनकर जी की जो कविता है हिमालय, तांडव, बोधिसत्व, पाटलिपुत्र की गंगा आदि रचनाएं प्रगतिवादी विचारधारा पर आधारित हैं। प्रेम और सौंदर्य की कविताएं इनकी रही हैं। ओज और क्रांतिकारिता के कवि होते हुए भी दिनकर जी के अंदर एक सुकुमार कल्पनाओं का कवि भी मौजूद है। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ रसवंती तो प्रेम और श्रृंगार की खान है। रस निरूपण। दिनकर जी के काव्य का मूल स्वर ओज है, क्योंकि वो वीर परक रचनाएं लिखे हुए हैं, अतः ये मुख्यतः वीर रस के हैं सभी इनकी ज़्यादातर रचनाएं। श्रृंगार रस का भी इनके काव्यों में सुंदर परिपाक हुआ है। वीर रस के सहायक के रूप में रौद्र रस, जन सामान्य की व्यथा के चित्रण में करुण रस और वैराग्य प्रधान स्थलों पर शांत रस का प्रयोग भी मिलता है। अब कला पक्ष। कला पक्ष में भाषा। सबसे पहली भाषा। दिनकर जी की भाषा बहुत ही सरल है, सुबोध है और व्यावहारिक है, जिसमें सर्वत्र भावानुकूलता का गुण पाया जाता है। इनकी भाषा प्रायः संस्कृत की तत्सम शब्दावली से युक्त है, परंतु विषय के अनुरूप इन्होंने न केवल तद्भव अपितु उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ है। शैली। ओज एवं प्रसाद इनकी शैली के प्रधान गुण हैं। प्रबंध और मुक्तक दोनों ही काव्य शैलियों में इन्होंने अपनी रचनाएं सफलतापूर्वक की हैं। अलंकार और छंद। अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि कविता की व्यंजना शक्ति बढ़ाने के लिए और काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया गया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, व्यतिरेक आदि अलंकारों का प्रयोग इनके काव्य में स्वाभाविक रूप से हुआ है। छंदों के अंतर्गत गीतिका, हरिगीतिका, रोला, रूपमाला आदि बहुत सारे छंदों का प्रयोग इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। हिंदी साहित्य में स्थान। रामधारी सिंह दिनकर की गणना आधुनिक हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। विशेष रूप से राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है।
ये भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्रांतिकारी चिंतक और अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदी के गौरव हैं, जिन्हें पाकर हिंदी साहित्य वास्तव में धन्य हो गया। अब रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय समाप्त होता है। धन्यवाद।